है, इस चीज पे डिपेंड करता है कि बॉडी इलास्टिक है या नहीं है। ठीक है, तो ये बात सबको समझ में आया। अब इलास्टिसिटी होती क्यों है? एक्चुअली इलास्टिसिटी इसलिए होती है क्योंकि जब भी कोई दो एटम होते हैं उनके बीच में जो बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड को तुम इमेजिन कर सकते हो स्प्रिंग की तरह। ये एग्जैक्टली स्प्रिंग नहीं बोल रहे हम, बट हाँ, उसको स्प्रिंग की तरह इमेजिन कर सकते हैं। तो होता क्या है कि जब तुम फोर्स लगाते हो तो पहले वो खींचते हैं, तो वापस अपने शेप को रिगेन करने की कोशिश करते हैं, और ये वाइब्रेट भी करते हैं ड्यू टू टेम्परेचर। तो हम उसको ऐसा इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, इस कारण से इलास्टिसिटी होती है। तो जब हम किसी चीज पे फोर्स लगाते हैं तो और जब फोर्स हटाते हैं तो वापस से वो अपना ओरिजिनल साइज रिगेन करना चाहता है, इसी को हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। और इलास्टिसिटी का उल्टा होता है प्लास्टिसिटी। अब जो मटेरियल प्लास्टिक होगा, ठीक है, वो क्या करेगा? अपना ओरिजिनल साइज रिगेन नहीं करता, डू नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज। इसको जो तुम जहां ले जाओगे वहां चला जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं प्लास्टिक। ठीक है, आई होप ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज के अंदर, स्ट्रेस। व्हाट इज स्ट्रेस? बताओ भाई, बता सकता है कि स्ट्रेस क्या होता है? सुना होगा तुमने, बोलो भाई। नहीं पता? नहीं सुना स्ट्रेस? ऐसा होता है ना कि हमको बहुत स्ट्रेस आ रहा है, जब बहुत ज्यादा कुछ किसी भी चीज का प्रेशर होता है तो उसको हम बोलते हैं कि स्ट्रेस है हम पे। तो स्ट्रेस बेसिकली क्या होता है कि किसी भी बॉडी है, मान लेते हैं उस बॉडी पे हमने फोर्स लगाया है, ऐसे कोई एक बॉडी है और उस बॉडी पे हमने फोर्स लगाया है इस तरफ और इस तरफ, इसको खींच रहे हैं बॉडी को, और उसका ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है हमको ए। ठीक है, तो अगर ऐसा केस है तो मान लेते हैं इस बॉडी को हम दो पार्ट में तोड़ लेते हैं, एक ये आगे वाला पार्ट और एक पीछे वाला पार्ट। तो जो आगे वाले पार्ट का अगर मैं एफबीडी बनाता हूँ तो कुछ ऐसा बनेगा, ये इस पे एफ फोर्स रहेगा। अब ये बॉडी मूव तो करेगी नहीं, वहीं की वहीं रहेगी, नेट फोर्स तो बेसिकली ऑफ कोर्स जीरो है, तो बॉडी मूव तो करेगी नहीं। तो ये बताओ, तो जब हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं तो इधर तो लेफ्ट, इसमें इस वाले पार्ट का निकाल के एफबीडी बना रहा हूँ। तो ये बताओ मुझे सब लोग कि इस पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, तभी ये बॉडी, ये पार्ट मूव नहीं कर रहा। तो इसीलिए होगा क्या कि यहाँ के जो इस साइड के जो एटम्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो उसको इस तरफ खींचेंगे ऐसे। और मान लेते हैं वो F1 F2 F3 ऐसे करते करते Fn फोर्सेस हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये जो टोटल F है वो बराबर क्या होगा, ये F1 F2 करते करते जो Fn फोर्सेस है उनके बराबर होगा, तभी ये पार्ट मूव नहीं करना, अदरवाइज तो ये पार्ट मूव करता। आई होप ये बात सबको समझ में आई होगी। तो ये वाले जो फोर्सेस होते हैं, ये फोर्सेस है इंटरनल फोर्सेस। ये फोर्सेस कौन से? इंटरनल फोर्सेस हैं। और जो ये बाहर वाला जो फोर्स है ये एक्सटर्नल फोर्स है। तो नोटिस करना, स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेस क्या होता है? इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। क्या होता है स्ट्रेस? इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या डेफिनेशन बोलते हैं हम इसकी? व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्सेस, डिफॉर्मिंग मतलब जो शेप और साइज चेंज कर रहे हो वो वाले फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स is applied on a body then the equal then the equal रीस्टोरिंग मतलब जो वापस से अपनी पोजीशन को रिस्टोर करने के लिए जो फोर्स डेवलप होता है, इंटरनल फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन, in opposite direction is developed inside the body so this internal, important बात है वो इंटरनल restoring force per unit area, restoring force per unit area is called as stress। लिख लो जल्दी से सब, फिर आगे बढ़ते हैं।
तो ये जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्सेस है दैट पर यूनिट एरिया, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेस। लिख लिया है सबने? हाँ सर। ओके, तो आगे देखते हैं। तो स्ट्रेस में इंपॉर्टेंट चीज ये है, देखो स्ट्रेस और प्रेशर का डिफरेंस समझना। प्रेशर जो होता है वो एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, और जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस वो इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। ठीक है, हालांकि वो मैथमेटिकली वो दोनों फोर्स इक्वल होंगे, इसीलिए हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स वाले लिख लेंगे। बट ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखेंगे सब, कि स्ट्रेस जो होता है वो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, और जबकि प्रेशर क्या है, एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब स्ट्रेस कितने कितने तरह का होता है ये समझते हैं आप। ठीक है, सबसे पहले होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होगा, अलोंग लेंथ होगा। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की, देखो स्ट्रेस, अच्छा यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट तो हो जाएगी इसकी, सिंपल सी बात है, क्योंकि फोर्स पर यूनिट एरिया है तो इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम पास्कल भी बोल सकते हो। ठीक है, और जब इसके टाइप्स की बात आती है तो देखो, एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, फिर एक होता है shear स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, shear स्ट्रेस। ठीक है, फिर एक होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस है, ये दो तरह का है, टेंसाइल और कंप्रेसिव। ठीक है, करके सबको समझते हैं। तो वन सेकंड में ये बात रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान सुनना सब लोग। जब तुम एफ बाई ए लिखते हो तो इतना लंबा लंबा कौन लिखेगा, और हमको पता है इनका सम नेट एफ के बराबर ही आएगा, तो न्यूमेरिकली हम लिख देते हैं एफ बाई ए। बट असल में वो ध्यान देना, व्हाट इज स्ट्रेस, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर एरिया, न कि एक्सटर्नल फोर्स पर एरिया। ये तो डिफरेंस है स्ट्रेस और प्रेशर में। प्रेशर एक्सटर्नल फोर्स पर एरिया होता है। ठीक है, तो खैर अब देखो सबसे पहले टेंसाइल स्ट्रेस देखते हैं। टेंसाइल स्ट्रेस के केस में क्या होता है, जो अभी हमने बनाया था वो टेंसाइल वाला ही केस था पहले, कि ऐसे हम इसको खींचते हैं तो इसकी वजह से बॉडी का शेप चेंज होता है और उस पर स्ट्रेन डेवलप होता है। अब स्ट्रेन क्या चीज है अभी समझते हैं तो यहाँ पे मैं फोर्स एफ लगा रहा हूँ, तो इसकी वजह से यहाँ पर इसका डायमेंशन लेटर से चेंज हो गई। पहले इसकी लंबाई कितनी थी, एल, अब लंबाई चेंज हो गई एल प्लस डेल्टा एल। तो स्ट्रेन जो है, स्ट्रेन को समझते हैं, व्हाट इज स्ट्रेन, ये रिलेटिव चेंज इन डायमेंशन ऑफ द बॉडी है। रिलेटिव चेंज इन डायमेंशन ऑफ द बॉडी की स्ट्रेस की वजह से जो चेंज हुआ है वो है ये। और ये भी अलग अलग टाइप का होता है, जैसे टेंसाइल स्ट्रेस है तो टेंसाइल स्ट्रेन होगा। इस केस में टेंसाइल स्ट्रेन कितना हो जाएगा डेल्टा एल बाई एल। और स्ट्रेन क्या होगा, यूनिट लेस होगा, इसीलिए यूनिट होगी नहीं इसकी, डेल्टा एल बाई एल या फिर डेल्टा वी बाई वी है, सेम स्ट्रेस के साथ साथ में स्ट्रेन देखते जाते हैं। ठीक है, तो देखो, तो हमने इसकी जब फोर्स लगाया इसकी लंबाई चेंज हो गई, एल से क्या हो गई, एल प्लस डेल्टा एल हो गई। तो डेल्टा एल बाई एल मेरा क्या हो गया, वहां पे स्ट्रेन आ गया। ठीक है, तो दिस इज स्ट्रेन इस केस में। अच्छा, टेंसाइल के बाद होता है कंप्रेसिव। कंप्रेसिव में यही चीज चेंज हो जाएगी। कंप्रेसिव में हम फोर्स लगाएंगे तो उसकी लंबाई, पहले इस तरफ फोर्स लगाए, कंप्रेस करने जैसा फोर्स लगाओगे, मान लेते हैं उसकी पहले लंबाई कितनी थी, एल थी,
और बाद में कितनी होगी, ये लंबाई लेटर से एल है, तो बाद में कितनी लंबाई है, एल प्लस डेल्टा एल या एल माइनस डेल्टा एल लिखोगे अगर, तो अगेन यहाँ पर डेल्टा एल बाई एल तो क्या आ जाएगा, स्ट्रेन आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ हमने एफ एफ फोर्स लगाया है, ठीक है। तो टेंसाइल कंप्रेसिव की बातें हो गई, पर नोटिस करो अलोंग लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस मतलब अलोंग लेंथ लग रहा है फोर्स, कोई भी बॉडी की ऑब्जेक्ट में, ठीक है। शियर और वॉल्यूमेट्री का भी देखते हैं, ये लिख लो जल्दी से फिर आगे बढ़ते हैं फास्ट। लिख लिया सबने? लिखिए सर। लिख लिया, ठीक है। आगे देखो, तो एक स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन हो गया। स्ट्रेन ज्योमेट्रिकल जो डायमेंशन में चेंज हुआ उसको नापने का एक तरीका है, ठीक है। तो फिर उसके करस्पॉन्डिंग सबसे पहला आता है हमारे पास क्या, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। वो क्या रिलेट करेगा बताता हूँ भी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या बोलते हैं कि भाई जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस है और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है, इनका जो रेशियो है वो हमारा होगा यंग्स मॉडुलस। ये प्रोपोर्शनल होगा इसके, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो आ जाएगा यंग्स मॉडुलस। किसने बताया ये चीज, हुक्स लॉ, इसी को बोलते हैं अपन हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या होता है भाई, कि जो स्ट्रेस है वो प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, स्ट्रेन होगा। तो यहाँ वही बात है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, और बीच में आता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, मान लो वही केस हम ले लेते हैं सिंपल, हमने खींचने वाला केस लिया, यहाँ पे एफ हो गया, यहाँ पे एफ हो गया, उसकी वजह से लेटर से कुछ डेल्टा एल का चेंज आ रहा है। तो पहले लंबाई एल थी, बाद में लंबाई एल प्लस डेल्टा एल हो गई, और एरिया जो हमारा है वो ए है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, एफ बाई ए मस्ट बी इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू डेल्टा एल बाई एल, ठीक है। ये बात समझ में आई सबको? यहाँ पे एल क्या है, ओरिजिनल लंबाई जो थी वो, एल नॉट लिख लो, चलो उसको कंफ्यूजन नहीं हो उसके, एल नॉट लिख दो। तो व्हाट इज एल नॉट, ओरिजिनल लंबाई। सो दिस इज व्हाट लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, दिस इज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ये यंग्स मॉडुलस है। यंग्स मॉडुलस एक कांस्टेंट रहता है, ठीक है। इसकी यूनिट क्या रहेगी, क्योंकि स्ट्रेन की तो यूनिट होती नहीं है, इसकी यूनिट प्रेशर की यूनिट के बराबर ही आएगी, तो इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। आइए उसको क्लियर होगा। और डेल्टा एल यहाँ पे क्या है, जो नई लंबाई का एल डैश है, तो एल डैश माइनस एल नॉट, ये हमारा डेल्टा एल है, ठीक है। और अगर तुम इसको देखते हो तो एफ बराबर, इसको तुम क्या लिख सकते हो, ए वाई अपॉन एल नॉट इंटू डेल्टा एल। देखो इसको देख के तुम्हें कुछ याद आ रहा है कि कुछ कुछ एफ बराबर के एक्स जैसा नहीं दिख रहा जो स्प्रिंग में लिखते थे हम, हाँ या ना, बोलो भाई, अरे हाँ या ना। एक्स वहां पे क्या होता था, चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग, यहाँ भी वही है डेल्टा एल, वो स्प्रिंग में, तो ये एक के की तरह एक्ट करता है, ठीक है। तो जो वहाँ पे के है उसी टाइप से, ओके। तो स्प्रिंग अगर बनाते हैं इस मटेरियल की तो उसके लिए के जो है, ठीक है, इसको स्टिफनेस का कोफिशिएंट भी बोलते हैं, स्टिफनेस को रिप्रेजेंट करता है ये, वो ए वाई बाई एल नॉट है, ठीक है। तो अब तुम्हें पता है, अब तुम कोई पूछे, तुमसे पूछता है कि व्हाट इज दिस एफ फोर्स, तो ये एफ फोर्स जो है वो इंटरनल फोर्स का सम है, वो एक्सटर्नल के बराबर है, इसलिए मैंने उसको सिंपल एफ लिख दिया है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई। हुक्स लॉ हमारा क्या करता था, स्ट्रेस और स्ट्रेन को डायरेक्टली कोरिलेट करता था, और जब इसकी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो हुक्स लॉ ये बोलता है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आएगा। अब वो मॉडुलस तीन तरह के होते हैं, और जैसा भी तुम देखोगे ये पहला वाला ही हम कर रहे हैं, और ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होंगे, जो जैसा स्ट्रेस और स्ट्रेन लोगे उसके हिसाब से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आ जाएगा। लॉन्गिट्यूडिनल के केस में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, ये यंग्स मॉडुलस। क्लियर है भाई सबको?
लिख लो जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना हमेशा, यहाँ पे नोट करके लिख भी लेना कि फोर्स इन ऑल केसेस इज इंटरनल एंड सो इज द स्ट्रेस। स्ट्रेस भी इसी कारण से जो आता है वो इंटरनल फोर्स होता है। मैं इंटरनल पे बार बार जो दे रहा हूँ, बच्चे भूल जाते हैं इस बात को, इसलिए। ठीक है, लिख लो, फिर बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया भाई? हाँ सर। ठीक है, ओके। ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रहा ना? पता समझ में आ रहा है ना तुम्हें? नहीं यार, नहीं पता चल रहा क्या हो रहा है? बोलो भाई। समझ आ रहा है। आ रहा है, ठीक है। अब सेकंड वाला जो है, जैसे कि एक तो हमने लॉन्गिट्यूडिनल देख लिया पहला, ये दूसरा और तीसरा, इसके करस्पॉन्डिंग इसका मॉडुलस, इसके करस्पॉन्डिंग इसका मॉडुलस, इसके करस्पॉन्डिंग इसका मॉडुलस, तीनों का मॉडुलस अलग अलग होता है। ठीक है, तो सेकंड वाला अपन देखते हैं, शेयर स्ट्रेस, और इसके करस्पॉन्डिंग की शेयर स्ट्रेन भी साथ में देख लेंगे। तो जैसे कि मान लो एक कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसा एक क्यूबिकल ऑब्जेक्ट है और ऐसे रखा हुआ है इधर। अब तुमने क्या किया, लेटस से वो यहाँ पे फिक्स्ड है, इधर चिपका रखा है उसको, तुमने फिक्स कर रखा है। ठीक है, और अब हमने ऊपर इसके इस ये जो एरिया है, पहली बात ये समझ में आती है, लाइन नहीं एरिया है, 3D में इमेजिन करो। तो इस एरिया के पैरेलल एक फोर्स लगा दिया मैंने, उस फोर्स को बोला मैंने कैपिटल F। ठीक है, और हाँ, इस वीक का सिलेबस हम वो रख दें, क्या नाम है, लॉज ऑफ मोशन के बाद वर्क, एनर्जी, पावर एंड सर्कुलर मोशन, रिवाइज भी कर लेना तब तक। हाँ या ना? बोलो भाई, सही है? बोलते ही नहीं। ठीक है, तो इस वीक का हम क्या बेटा, नहीं मतलब चलेगा है ना? ठीक है, तो उसके रिवाइज कर लेना और क्वेश्चन कर लेना, कोई डाउट हो तो बताना, उसको डिस्कस कर लेंगे। और जितना भी तुम्हारे पास जो बुक कर रहे हो, डीसी पांडे कर रहे हो, डीसी पांडे वो, और पुराना जो पढ़ा है, पुराना कुछ काम रह गया है, जिन जिन लोगों का मैंने बात करी थी, बहुत लोगों का काम बाकी था, तो जिन लोगों का काम बाकी था वो काम भी निपटाओ फटाफट से। जब ये सब जब मौसम आएंगे तब तक वापस सबका ये सबका सारा काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, और तब तक रिवीजन भी कर लो। ठीक है, और तब तक सोई सोली हम आगे बढ़ ही रहे हैं, और फिर भी जो चीज़ रह जाएगी तो सर भी वापस करा देंगे। ठीक है, हाँ, तो आगे देखो ये सॉरी, क्योंकि ये फिक्स है तो थोड़ा बाद इसका शेप चेंज होके थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, तो टेढ़ा होके कुछ इस तरह का हो जाएगा। हाँ या ना? कोई दिक्कत है इसमें किसी को? नहीं ना? ठीक है, तो अब जब ये चेंज हो गया, मान लो ये थीटा एंगल है, और ये थीटा आपको बहुत छोटा होता है, हमने थोड़ा बड़ा करके दिखाया है, बहुत हल्का से ही चेंज आता है। तो ऐसे टाइम पे जो शेयर स्ट्रेन है, शेयर स्ट्रेन हम किसको बोलते हैं? अच्छा, एक और चीज तुम्हें बता देता हूं, यहाँ पे ये ना, ये और ये दोनों में साइज चेंज होता है, साइज, पर इसमें शेप चेंज होता है। देखना अभी इसकी लंबाई चेंज हुई, मतलब उसका शेप तो वैसा ही रहा, वो सिलेंड्रिकल था, बाद में सिलेंड्रिकल रहा, वॉल्यूमेट्रिक में भी जैसा शेप है वैसा ही रहेगा, पर शेयर में शेप चेंज होता है, जैसे कि तुम देख सकते हो यहाँ पे उसका शेप ही चेंज हो गया। तो शेप चेंज किस में होता है? शेयर वाले में। तो शेप के चेंज को नापने के लिए हमने देखा कितना डिस्टर्ब कर दिया तुमने उसका शेप, तो उसको हम बोलते हैं, मान लो ये एक्स अगर डिस्टर्ब हुआ इधर, तो वो कितना होगा? x/h इस केस में, जिसको बहुत बार यहाँ पे अगर कुछ बुक्स में इसको डेल्टा एल लिखा होता है, और इसको अगर एल लिखा होता है तो उसको डेल्टा एल/एल भी बोल देते हैं। तो समझना कि डेल्टा एल क्या है वहां पे, क्लियर आई थिंक सबको? और इसको इन जनरल फॉर्म में अगर लिखोगे तो उसको तुम लिखोगे ds/dy, डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट, कि कितना ये डिस्प्लेस होने का जो ग्रेडियंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, ये इन जनरल चीज है। ठीक है, तो अच्छा, शेयर स्ट्रेस को वापस वही बात, जैसे हमने हुक्स लॉ देखा है, तो सेम उसी हिसाब से शेयर स्ट्रेस मस्ट बी ईटा टाइम, जैसे वहां पे यंग्स मॉडुलस था, जो मॉडुलस था इलास्टिसिटी का, वहां पे यंग्स मॉडुलस था, यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है
उसको बोला जाता है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। क्या बोलते हैं ईटा को? जैसे वाई था वहां पे, यहाँ पे ईटा है, ईटा को बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, जो शेप को मेंटेन करने वाली बात है। तो ईटा इंटू इधर आ जाता है शियर स्ट्रेन, ठीक है। तो शियर स्ट्रेस की जो वैल्यू है, इसमें नोटिस करना यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, पैरेलल होना चाहिए। अच्छा एक और बात समझ लो कि इस केस में जब हम ये फोर्स लेते हैं तो ये फोर्स कौन सा होता है? देखो परपेंडिकुलर होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर। ये जो फोर्स है ये परपेंडिकुलर टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। बट इधर वाले में जब देख रहे हैं तो वो क्या है, ये देख, ये बात समझ में आई सबको? ये एरिया है तो इस एरिया के परपेंडिकुलर है ये फोर्स, ठीक है। बट इस केस में जो होगा, ये एरिया है मेरा, ए एरिया, ए एरिया है ये, और उस पर फोर्स लग रहा है, तो ये फोर्स पैरेलल है। तो यहाँ पे ये चीज नोटिस करने वाली है। तो हम क्या बोलेंगे, जो एफ पैरेलल अपॉन ये एरिया आएगा, ये मेरा ईटा इंटू एक्स बाई एच होगा। आई होप सबको समझ में आता होगा। एफ पैरेलल क्या है, इसका मतलब पैरेलल टू एरिया, ये जरूरी है, ठीक है। तो ये कितना होगा, टेन थीटा होगा। तो एफ पैरेलल बाई ए बराबर ईटा टेन थीटा। और बहुत बार एंगल स्मॉल होता है तो उसको डायरेक्टली थीटा भी लिख देते हैं, वो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन के किस क्वेश्चन में क्या पूछा है। बोलो भाई, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? हाँ सर। ठीक है, लिख लो फटाफट से। ये बहुत छोटा चैप्टर है, ये जल्दी खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद थर्मल एक्सपेंशन, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। केटीजी इन थर्मो, हमारे 2 चैप्टर तो खत्म हो गए हैं, ठीक है। तब तक तुम लोग केटीजी इन थर्मो का डीसी फंडे करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। किसी को डाउट आया, कुछ ने कुछ ट्राई किया था किसी ने क्वेश्चन केटीजी इन थर्मो के? बोलो भाई, नहीं किया ट्राई? और इस बार भी पेपर का टाइम वही रहेगा। और एक बात सुन लेना ध्यान से, पेपर जो है वो, जैसे मान लो अगर 3 से 6 टाइम है अपना, हाँ वो 3 से 6 और 6 से 9 वाला भी रख लेंगे, तो उसमें तुम्हें क्या ध्यान देना पड़ेगा कि फर्स्ट हाफ आवर में ही तुमको स्टार्ट कर देना पेपर। जैसे 3 बजे का पेपर है तो 3 से 3:30 के बीच में स्टार्ट कर देना। ऐसे ही 6 से 9 में 6 बजे का पेपर है तो 6 से 6:30 के बीच में स्टार्ट कर देना। ओके, लिख लिया भाई सबने? हाँ सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो एक क्वेश्चन करते हैं इसी चीज पे। ऐसे यहाँ पे एक सपोर्ट दिया हुआ है हमको, यहाँ पे एक ऐसे रॉड है, फिर एक दूसरी रॉड है, और इधर यहाँ पे मास लटका रखा है, 2 रॉड है ऐसे। इसका बोल रखा है कि यंग्स मॉडुलस y है, l लंबाई है, और a एरिया क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये ना, ये a है। ऐसे इसका बोल रखा है कि 2y इसका यंग्स मॉडुलस है, ठीक है, और l दे रखा है, और 2a इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका डबल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, लंबाई तो l ही है। बोला कि फाइंड, क्वेश्चन क्या है, फाइंड एक्सटेंशंस इन बोथ, ये l ओरिजिनल लंबाई थी पहले, वजन के कारण वो खींचा होगा, वो भी देखेंगे। इन बोथ रॉड्स, mass of rods is very small in comparison to m। उसको नेगलेक्ट किया जाता है मास के, खुद के मास को, रॉड के, इन कंपैरिजन टू लोड ऑफ mg। ट्राई करोगे? ट्राई करो चलो। तो ये सैटरडे संडे तक हमारा ये इलास्टिसिटी, ये थर्मल एक्सपेंशन खत्म हो जाएगा। फिर उसमें हीट ट्रांसफर का थोड़ा पार्ट स्टार्ट कर देंगे तब तक। तो फिर और आगे देखते हैं, नेक्स्ट वीक में मोस्ट प्रोबेबली वेडनेसडे थर्सडे तक शायद सर आ जाए।
आया किसी का आंसर? चलो करते हैं। देखो देखो इसको दो तरह से कर सकते हैं, अब पर हम इसको स्प्रिंग वाले तरीके से करेंगे, ठीक है? क्योंकि जैसे हमने बताया तुमको कि एक रॉड को हम एक स्प्रिंग की तरह मान सकते हैं, उसके लिए बस की वैल्यू थोड़ी चेंज हो जाएगी। तो ध्यान देखना, हमको ये तो पता है कि एफ बाई ए बराबर वाई डेल्टा एल बाई एल, ये फॉर्मूला लगेगा इसमें, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा आई थिंक, ठीक है? तो एफ बराबर ए वाई बाई एल इंटू कितना हो जाएगा, डेल्टा एल, वही सेम। अब ये के की तरह एक काम करेगा, हमने बताया था। तो ऐसा सोचो कि अगर मैं पहले का K1 निकालूं, पहले वाले रॉड का, तो आ जाएगा ए वाई बाई एल, और दूसरे का K2 निकालता हूं तो वो कितना आ जाएगा बताओ, 2a इंटू वाई की जगह 2y और डिवाइड बाई एल। तो बेसिकली ये 4a वाई बाई एल आ गया, मतलब उसका 4 टाइम्स आ गया, ठीक है? तो अगर तुम इसको इमेजिन करो तो ऐसा नहीं हो सकता है, कुछ कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि एक स्प्रिंग है फिर दूसरी स्प्रिंग है, दोनों सीरीज में और एक मास लटका है, हाँ या ना? बोलो भाई। तो एक का के है और एक का 4k है। तो ऐसा जब स्प्रिंग इन सीरीज होती है तो के इक्विवेलेंट आई थिंक सबको याद होगा, कितना होता है, k1 k2 डिवाइड बाई k1 प्लस k2 होता है, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है ना, ठीक है? तो वो कितना हो जाएगा, हाँ 4k इंटू के, मतलब 4k स्क्वायर डिवाइड बाई 5k, तो कितना आ गया ये 4/5k आ गया। तो अगर मैं इसको यहाँ पे देखूं तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो x है, f बराबर हम लिखते हैं, अगर टोटल लिखें k इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर दिया हमने इसको, f बराबर k इक्विवेलेंट इनटू x, टोटल चेंज निकाल रहे हैं तो अगर, तो ये कितना हो जाएगा, k इक्विवेलेंट की जगह मैं क्या डाल दूं, ठीक है, k इक्विवेलेंट की जगह मैं डाल दूंगा 4/5k और इनटू x, और f की जगह डाल दूंगा mg। x कितना आ गया बताओ, 5 mg डिवाइड बाई 4k, और k की वैल्यू क्या थी, ए वाई बाई एल, ए वाई बाई एल, ये आंसर है। लिख लो जल्दी से, डाउट हो तो पूछ लो। हेलो, लिख लिया भाई सबने? हाँ सर। ओके, चलो ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्या होगा। ये तो आ गया हमारे पास, इसको मतलब तुम स्प्रिंग की तरह मान के इसको सिंपली कर सकते हो, ठीक है? उसमें उसकी जगह क्या आ जाएगा, बस
K बराबर A y बाई L, ठीक है। अब ये तो चलो ठीक है। अब एक चीज होती है कि भाई अगर यहाँ तो हमने इसका खुद का वेट नहीं लिया था, पर अगर रॉड का खुद का वेट लेंगे तो क्या होगा? तो ये बात समझो कि इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट, खुद के वेट की वजह से क्या होगा ये समझते हैं। अब ऐसे एक रॉड को रखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान देना सब, ठीक है, और इसका मास दिया हुआ है m। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये बताओ, क्या तुम लोगों को मैं एक छोटा सा लॉस ऑफ मोशन का क्वेश्चन पूछता हूँ, सब लोग मुझे इसका आंसर देना। एक यहाँ पे फ्रिक्शनलेस कोई चीज है और यहाँ पे एक लंबी सी रॉड है, उसका मास दे रखा है m, रॉड या रस्सी मतलब कुछ भी ले लो, लंबी सी पर उसका मास है और उस पर F फोर्स लगा रखा है। तो अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि अगर यहाँ से इस एंड से x डिस्टेंस पे, देखो ये तो तुम्हें सबको बात समझ में आती होगी, क्योंकि अगर रस्सी का या रॉड का मास है तो टेंशन सेम होगी नहीं। तो बोल रहा हूँ कि इस क्रॉस सेक्शन पे टेंशन बताओ, उसकी टोटल लंबाई दी हुई है L, तो बता सकते हो क्या? बताओ भाई कितनी आएगी, बोलो। क्वेश्चन बता सकते हो आप? मेरा क्या पूछा मैंने, बोलो भाई, क्वेश्चन पता चला सबको? सर वापस बता सकते हो? वापस बता देता हूँ। एक कोई रॉड या रस्सी है, उस ये पूरी इसकी लंबाई है L, उसको F फोर्स लगाया जा रहा है, फ्रिक्शन है नहीं यहाँ पे। तो मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि रॉड या रस्सी का मास दिया हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि पूरी रॉड या रस्सी में टेंशन सेम नहीं होगी। तो मैं उससे इससे x डिस्टेंस पे टेंशन पूछना चाह रहा हूँ कि कितनी है, ठीक है। तो बताओ कितना होगा टेंशन? बोलो भाई, ये तो आसान सी चीज है, लॉज ऑफ मोशन का सिंपल कंसेप्ट है। क्या कर रहे हो? नहीं पता? अरे समझ में नहीं आ रहा क्या चीज चल रही है? एसिलेशन कितना हो गया बताओ, टोटल नेट एसिलेशन कितना हो जाएगा? टोटल फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास, हाँ या ना? हाँ। अब हाँ एक, सर। हाँ बताओ। ये भी नहीं निकाल पा रहे हो तुम, गजब कर रहे हो भाई, सब कुछ भूल गए हो क्या लॉज ऑफ मोशन पूरा ही? इसके छोटे से पार्ट को काट दो इधर से, मान लेते हैं यहाँ पे टेंशन ये है T, ये भी साथ साथ में ये एक्सेलरेशन जा रहा होगा, इस छोटे से पार्ट का मास m डैश बोलता हूँ, तो m डैश बराबर कितना आएगा? x बाई एल इंटू एम आएगा, तो इसके लिए फोर्स लग जाएगा F बराबर ma, तो T बराबर क्या हो जाएगा ma, तो m डैश है क्योंकि इसका मास m डैश है, तो m डैश की वैल्यू डाल दो m x बाई एल, और a की वैल्यू डाल दो कितनी, F बाई m, m से m कट गया, तो T की वैल्यू क्या आ गई, Fx बाई एल, आगे नहीं आ गई? ये लॉज ऑफ मोशन में ये चीज नहीं हम इस टाइप के कर सकते हैं, लॉज ऑफ मोशन कंसेप्ट नहीं है ये। बोलो भाई समझ में आया? हाँ सर। तो अब देखो ये बात सुनो, इसमें मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं क्यों अलग से ये बताया वापस से, मैं ये इस चीज पे वापस तुम्हें हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि जब रस्सी का या रॉड का मास होता है और उस पर कोई फोर्स लगता है, तो टेंशन जो है ना पूरी रस्सी या रॉड में सेम नहीं रहती है, ठीक है, वो टेंशन बदलती रहती है, अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है टेंशन, ठीक है। तो बस, तो एसिलेशन की वैल्यू क्या आ गई? अच्छा, वो हमने देख लिया, नेट एसिलेशन बराबर है फोर्स बाई मास आ गया, और सब करके सॉल्व कर लिया। तो ऐसे ही जब ये लटक रहा है, तो ये बताओ इस जगह इस वाले क्रॉस सेक्शन पे देखोगे और इस वाले क्रॉस सेक्शन पे देखोगे, इसका खुद का मास m है, तो इस वाले क्रॉस सेक्शन पे टेंशन कितनी होगी और इस वाले पे कितनी होगी, कोई बता सकता है? वो टेंशन हर जगह अलग अलग होगी, ये बात समझ में आती है सबको? पहले तो ये बताओ हाँ या ना। हाँ सर। ठीक है,
आप बताओ इस जगह पे कितनी टेंशन होगी, इस जगह पे पूरा का पूरा लटका हुआ mg होगी और इस जगह पे क्या टेंशन होगी, जीरो टेंशन होगी। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो देखो वापस से बता देता हूँ, तोड़ के देख लो, इसको तोड़ो। मान लो इस पे तुम टेंशन देखते हो, इस वाले मान लो x लंबाई पे हम तोड़ रहे हैं इसको, कि ये इधर x लंबाई पे मैंने एक dx एलिमेंट लिया है इधर, ठीक है, इधर x लंबाई पे ये मैंने dx एलिमेंट ले लिया। ओके, तो क्या होगा, ये x है और dx है, तो इधर जो इसका मास है लेमडा, अगर इसका मास यूनिट लेंथ बोल देते हैं लेमडा, ये क्या हो गया m/l हो गया, तो इस वाले का मास कितना हो जाएगा, लेमडा x हो जाएगा। ठीक है, तो इस पे जो पीछे लग रहा है लेमडा xg लगेगा, ठीक है, क्योंकि इसकी लंबाई इधर x है, और इसके ऊपर की तरफ टेंशन लगेगा t, और रेस्ट पे ऑफ कोर्स, तो t की वैल्यू क्या आ गई, लेमडा xg आ गई, नहीं आ गई, और वही टेंशन इस पे लग रहा होगा इस तरफ। आई होप ये बात सबको समझ में आई होगी, क्लियर है? अरे हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है, अब इस एलिमेंट को देखो, इस एलिमेंट को देखो, इस एलिमेंट की ओरिजिनल जो लंबाई है वो dx है। रुको मैं वापस से मीटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, वापस से ज्वाइन करना, ठीक है।